मोदी सरकार की आज दूसरी कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में संसद के अधिवेशन की तारीख तय की जाएगी। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जल संसाधन मंत्री उमा भारती, टीडीपी सांसद और नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू आज कैबिनेट का पदभार संभालेंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज भी कई अहम फैसलों के संकेत दिए हैं। मोदी सरकार में उचित भागीदारी नहीं मिलने पर शिवसेना खफा है। शिवसेना के अनंत गीते को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है, लेकिन गीते के मुताबिक ये वो मंत्रालय नहीं है जिसकी शिवसेना ने मांग की थी। नाराज गीते ने कल पदभार नहीं संभाला था। शिवसेना आज फैसला करेगी कि उसे भारी उद्योग मंत्रालय चाहिए या नहीं। देश हित में, जनहित में जो भी खाता मिलेगा उस खाते से जनता की सेवा हमें करनी है। आने वाले चुनाव महाराष्ट्र के हैं, उसको नजर में रखते हुए उम्मीद है कि अच्छा खाता मिलेगा। नहीं, नाराजगी का कोई सवाल है नहीं, लेकिन 1 महीने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। जब विस्तार होगा तो निश्चित रूप में अवसर शिवसेना को मिलने वाला है। कल हुई मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में काले धन पर बड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक में विदेशों से काला धन वापस लाने के लिए एसआईटी के गठन को मंजूरी दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में एसआईटी के गठन का आदेश दिया था। काला धन वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने जो एसआईटी गठित की है, उसके अध्यक्ष जस्टिस एमबी शाह होंगे। वाइस प्रेसिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ही हैं। एसआईटी के बाकी सदस्यों में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, सीबीआई डायरेक्टर, रॉ के सेक्रेटरी, आईबी डायरेक्टर और राजस्व विभाग के सेक्रेटरी शामिल हैं। योग गुरु रामदेव ने मोदी कैबिनेट के पहले फैसले का स्वागत किया है। काले धन पर एसआईटी की मंजूरी को रामदेव ने मोदी का जिगर वाला फैसला बताया है। रामदेव ने कहा कि मोदी ने अपना दम दिखा दिया है। आदरणीय जेटली जी को जो उन्होंने हमसे वादा किया था, उस वादे पर वो रहे हैं और उसके लिए हमारी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। हमें उम्मीद है कि लाखों करोड़ का काला धन जो देश के बाहर जमा है और देश के भीतर जमा है, वो देश को मिलेगा। कल मोदी सरकार के पहले ही दिन धारा 370 पर राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी सरकार धारा 370 पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि निधन से पहले नेहरू ने भी कहा था कि धारा 370 अस्थायी विकल्प है। हालांकि बाद में विवाद बढ़ता देख जितेंद्र सिंह अपने बयान से पलट भी गए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जितेंद्र सिंह के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है, तो वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी नाराजगी जताई है। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र ने गोरखधाम ट्रेन के हादसा पीड़ितों का अस्पताल जाकर हालचाल जाना। 26 मई को हुए हादसे के दूसरे दिन कलराज मिश्र रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के साथ विशेष विमान से दौरे पर पहुंचे थे। हादसे में 26 लोगों की मौत हुई है, जबकि 93 लोग घायल हैं। कहीं ये रेल हादसा आतंकी साजिश का नतीजा तो नहीं? जांच में इस संभावना को भी शामिल किया जाएगा। कलराज मिश्र ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि चुरेव रेलवे स्टेशन के पास जहां ये हादसा हुआ, वहां पर रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त मिली हैं। परिवहन और जहाजरानी जैसे बड़े मंत्रालयों का पदभार संभालने के बाद नितिन गडकरी कल जब नागपुर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। गडकरी को भेंट करने के लिए एक विशाल गुलदस्ता क्रेन से लाया गया था। अपने कद्दावर मंत्री के स्वागत में मानो समूचा नागपुर उमड़ पड़ा था। खास बात यह थी कि कल गडकरी का जन्मदिन भी था। फरीदाबाद से बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जब मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने घर पहुंचे तो बधाई देने वालों का तांता लग गया। समर्थकों ने जोरदार ढंग से कृष्णपाल का स्वागत किया। खास बात यह है कि कृष्णपाल पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं और मोदी सरकार में मंत्री बन गए। मोदी सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने मनरेगा योजना में सुधार की बात कही है। मुंडे ने कहा, मनरेगा योजना ग्रामीण विकास के लिए बेहतर योजना है, लेकिन इसका पूरा लाभ अभी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। मौजूदा सरकार इसे सुनिश्चित करेगी। मुंडे ने गांवों में बिजली, पानी और सड़कें मुहैया कराना अपनी प्राथमिकता बताई। मोदी सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कल पदभार संभाल लिया।
पोलियो ड्रॉप अभियान से चर्चा में आए हर्षवर्धन से इस बार भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं। विकसित देशों की तुलना में भारत में बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। डॉक्टरों को उम्मीद है कि हर्षवर्धन इस दिशा में जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की आखिरकार पर्सनल बॉन्ड भरने के बाद जेल से रिहाई हो गई। गडकरी के मानहानि केस में केजरीवाल जमानत बॉन्ड नहीं भरने की जिद के चलते 21 मई से तिहाड़ जेल में बंद थे। केजरीवाल की रिहाई का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया। केजरीवाल ने जमानत बॉन्ड पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर हाईकोर्ट 31 मई को सुनवाई करेगा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट इस बाबत फैसला सुना सकता है कि मानहानि के मुकदमों में बेल बॉन्ड भरना जरूरी है या नहीं। भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट मिग-21 कल अनंतनाग जिले के बिजबिहारा में क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट सौरभ रघुवंशी शहीद हो गए। रूटीन अभ्यास के दौरान हुए इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। किरण बेदी ने कहा है कि अब वो राजनीति में आकर सिस्टम को सुधारने के लिए तैयार हैं। पूर्व आईपीएस और अन्ना की सहयोगी किरण बेदी ने ये कहा कि मोदी सरकार सही दिशा में जा रही है, लिहाजा वो खुश हैं। बेदी ने कहा कि अगर उन्हें बीजेपी की ओर से कोई प्रस्ताव मिलता है तो वो उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। मैंने इनकार नहीं किया इस बार। पहले मैंने कहा था कि मैं तैयार नहीं हूँ। पहले मन में पॉलिटिक्स था ही नहीं। अब पॉलिटिक्स एक देश सेवा के रूप में निकल आया मेरे मन में। 2G घोटाला केस में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और कन्नी मोई की आज पेशी होगी। दोनों स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। दिल्ली में आज जेडीयू की बैठक है। इस बैठक में जेडीयू के बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक का मकसद लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त की समीक्षा करना है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार की जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों में कथित घोटाले के खिलाफ जनहित याचिका पर आज अदालत में सुनवाई होगी। जनहित याचिका पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट करेगा। याचिकाकर्ता ने मामले की जांच की मांग की है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मांझी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 100% किए जाने को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई का भत्ता इस साल 1 जनवरी से 90% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। एक महिला के आरोपों के बाद कर्नाटक एडीजीपी पी रविंद्रनाथ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। महिला ने पी रविंद्रनाथ पर मोबाइल से आपत्तिजनक तस्वीरें खींचने का आरोप लगाया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोटा एसीपी सत्यवीर सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपों के मुताबिक एसपी सत्यवीर सिंह ने एक जमीन विवाद सुलझाने के लिए एक शख्स से 2 लाख रिश्वत की मांग की थी, लेकिन एंटी करप्शन ने जाल बिछाकर 50,000 की पेशगी लेते उन्हें धर दबोचा। एसीपी के साथ 2 महिला दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में मनोज नाम के एक शख्स की संदिग्ध मौत पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लग रहा है। हत्या और अपहरण का केस दर्ज करते हुए बिंदापुर थाने के 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि मनोज को पुलिस घर से ले गई थी। खास बात ये कि मनोज के घर पर पुलिस वालों का आना जाना सीसीटीवी में भी कैद है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में पत्नी की हत्या के आरोप में पति हिरासत में लिया गया है। पड़ोसियों के मुताबिक 2 साल पहले मंजू की शादी हुई थी। वारदात के दिन मंजू और उसके पति को पड़ोसियों ने झगड़ते भी देखा था। इस दौरान मंजू बुरी तरह घायल थी। यूपी के अलीगढ़ में गौरव नाम के एक लड़के ने एक लड़की को गोली मार दी। बाद में गौरव ने खुद को भी गोली मार ली। दोनों को गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने गौरव को मृत घोषित कर दिया, जबकि लड़की की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बांग्लादेश और इंग्लैंड दौरे के लिए आज भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया जाएगा। मुंबई में दोपहर 12 बजे बीसीसीआई चयन समिति की बैठक होगी। बांग्लादेश में भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, जबकि इंग्लैंड में 5 टेस्ट खेले जाएंगे।
इंग्लैंड दौरे की अहमियत को देखते हुए कप्तान धोनी और उप कप्तान विराट कोहली को बांग्लादेश दौरे पर आराम दिया जा सकता है। धोनी और कोहली की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा बांग्लादेश जाने वाली टीम की कप्तानी कर सकते हैं। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले रॉबिन उथप्पा का बांग्लादेश जाने वाली टीम में चयन तय माना जा रहा है, जबकि इंग्लैंड दौरे में गौतम गंभीर की वापसी हो सकती है। बारिश की वजह से कोलकाता में आईपीएल का पहला क्वालिफायर नहीं खेला जा सका। अब ये मैच आज खेला जाएगा। अगर आज भी बारिश से मैच धुल गया तो रन रेट के आधार पर पंजाब की टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के लिए कोची टीम का नाम केरला ब्लास्टर्स होगा। तिरुवनंतपुरम में सचिन तेंदुलकर ने इसका ऐलान किया। सचिन आईसीएल में कोची टीम के मालिक हैं। तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर केरल सरकार की तरफ से उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। सचिन ने केरल के सीएम ओमन चांडी और नेता विपक्ष वीएस अच्युतानंदन से भी मुलाकात की। केरल में अगले साल जनवरी-फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के ब्रांड एम्बेसडर होंगे सचिन तेंदुलकर। कल तिरुवनंतपुरम में मुलाकात के दौरान केरल के सीएम ओमन चांडी ने सचिन से यह अनुरोध किया था, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। महाराष्ट्र के बच्चे सचिन तेंदुलकर की जीवनी पढ़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 4 के पाठ्यक्रम में सचिन पर एक अध्याय शामिल किया है। ये चैप्टर अंग्रेजी और मराठी टेक्स्ट बुक में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री राजेंद्र डड्डा के मुताबिक छात्रों को प्रेरित करने के लिए सचिन पर पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वो अपने मंत्रालय को अहमियत दिलाएंगे। खेल मंत्रालय का काम संभालने के बाद उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो विशेषज्ञों और देश की खेल हस्तियों से सलाह लेंगे। सोनोवाल असम के लखीमपुर क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं।